नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी एंड लेटेस्ट न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2018 सेकंड शिफ्ट जेल प्रहरी का पेपर और इसमें हम गणित के 20 प्रश्न लगाने वाले हैं ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की जानकारी भी मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करें। 486 दिया गया है, इसे हमें अभाज्य गुणक की घात के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार के सवालों में हम सबसे पहले निकालते हैं इनके अभाज्य गुणनफल, निकाल लेते हैं 486 के। तो चलिए 486 का सबसे पहले आएगा 2 से जाएगा तो यह आ जाएगा 243, फिर 3 से होगा डिवाइड तो 3 से जाएगा 81 और फिर 3 से होगा तो फिर जाएगा 27, फिर 27 के बाद क्या आ जाएगा 27 से जाएगा तो हो जाएगा 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और फिर 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ 1 तक आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ कितना है 2, मतलब कि 2 के ऊपर 1 की घात और फिर जो संख्या आती जाएगी उसको हम गुणा के रूप में लिखेंगे। अब 3 देखिए यहाँ कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया तो यहाँ आ जाएगा 3 के ऊपर 5 की घात, मतलब कि आंसर कितना आ गया 2 के ऊपर 1 की घात गुणा 3 के ऊपर 5 की घात। तो यहाँ आप देख लेते हैं ये है सेकंड ऑप्शन, तो सेकंड हो जाएगा राइट आंसर। और यदि आप इनको हल करके भी देख सकते हैं कि 5 के ऊपर 3 की घात इसको हल करें और फिर उसमें 2 का गुणा करें, तो इस प्रकार समय ज़्यादा लग जाता है। आपको जो फॉर्मूला सही लगे, जो तरीका सही लगे, आप उससे कर सकते हैं। अगला है, दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करें। रहमान 52 को एक संख्या p में जोड़ता है। तो चलिए हम लिख लेते हैं 52 को संख्या किस में जोड़ता है, p में जोड़ता है। उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है। ये देखिए जो योग आएगा इसको गुणा कितने से करना है, 8 से गुणा करता है। यह गुणनफल के रूप में 628 देता है। तो बराबर कितना आ रहा है 628, कितना आएगा 628। चलिए देख लेते हैं हमारा समीकरण बन गया। ये कहाँ मिल रहा है, पहले में तो नहीं है क्योंकि यहाँ 628 के साथ गुणा में, जबकि गुणा किसके साथ है, 8 का गुणा किसके साथ हुआ है, 52 धन p के साथ। तो यहाँ देखते हैं ये फोर्थ आंसर हो जाएगा 8p + 52 इक्वल टू आ जाएगा 628। देखिए इनमें क्रम आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस तरफ से जाके लिखेंगे तो ये यही पड़ रहा है। अगला प्रश्न है, कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसको हमें हल करके लिखना है कि कितना आएगा। चलिए तो यहाँ चूंकि भाग गुणा धन ऋण सभी निशान है, तो यहाँ पर हम बोर्डमॉस के नियम का पालन करेंगे। सबसे पहले इनको आप इस प्रकार के सवाल में आसान करके लिख लीजिए। यहाँ आ जाएगा ऋण 30, फिर धन और ये लिखा है ऋण 30 और भाग में लिखा है 10, तो कितना आ जाएगा बटा 10। फिर क्या लिखा है ऋण, क्या लिखे ऋण और ऋण, तो ये ऋण और ऋण क्या हो जाएंगे, धन हो जाएंगे। फिर आ गया ये 30 गुणा ऋण 2, 30 गुणा ऋण 2 आ जाएगा। बस अब यहाँ पे शून्य से शून्य कट जाएगा। ये सबसे पहला बोर्डमॉस है, भाग देना पड़ता है। सबसे पहले हमने भाग दे लिया, इसके बाद गुणा होता है, ठीक है ना। डिवाइड के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, क्या हो जाएगा 30 का 2 में गुणा किया तो कितना हो गया 60 हो गया। वो भी ऋण का आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, ऋण का है। अब देखिए ये ऋण का 3 और ऋण के 30 कितना हो जाएगा, ऋण का 33 हो जाएगा कि नहीं, जुड़ रहा है तो ऋण का 33। अब यहाँ दोनों धन धन के निशान है इसलिए ये जुड़ जाएगा, कितना आएगा माइनस का 93। ये आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु ऋण 3 5 किस चतुर्थांश में निहित है। तो मित्रों हमने निर्देशांक ज्यामिति पूरी समझाई है, तो आप वो हमारी वीडियो जरूर देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी निर्देशांक ज्यामिति की, वो पूरा वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल 0 से बिल्कुल आप पूरा बनने लगेगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये किस चतुर्थांश में आएगा। सबसे पहला जो चतुर्थांश होता है इसमें क्या होता है, फर्स्ट वाले में होता है प्लस प्लस, सेकंड में होता है माइनस प्लस, थर्ड में होता है माइनस माइनस और फोर्थ वाले में होता है प्लस माइनस। तो ये क्या है माइनस प्लस, तो माइनस प्लस मतलब कि सेकंड चतुर्थांश में है, तो ये आ जाएगा सेकंड क्वार्टर में आ जाएगा। ओके,
अगला प्रश्न है कि 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त होगा। 4 की घात 16 को मतलब कि 16 के ऊपर ये घात कितनी की लगा रहे हैं, 4 की घात लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो शेषफल हमें क्या प्राप्त होगा। तो ये सबसे बहुत ही इसकी आसान सी ट्रिक है, आपको बस देख के बता देना है कि देखिए यदि ये घात सम लगी हुई है, ठीक है, सम लगी हुई है तो आंसर सीधा सीधा 1 आएगा। क्या आ जाएगा इस प्रकार के प्रश्नों में, 1 आ जाएगा। और यदि घात कितने की लगी हुई है, विषम संख्या की घात लगी हुई, तो जो ये संख्या है यही शेषफल बचता है। बट आपको इसको किसके रूप में बताना है, सबसे पहले 4 की घात के रूप में, ठीक है। देखो यहाँ पर 5 है तो 16 को आप 16 नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखना है, 4। तो 4 के ऊपर 2 की घात और इसके ऊपर 2 की घात, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, 4 की घात, तो ये क्या आ जाएगा, 4 के ऊपर 4 दूनी 8 की घात। अब देखिए 8 क्या है, सम संख्या है, इसलिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 8 की जगह कितना आता, 9 आता और भाग हम दे रहे होते 5 से, तो आंसर क्या आता, तो आंसर आता 4, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी मैंने क्या है एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, यहाँ मान लीजिए 3 व्यंजक दिए गए हैं और उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्न में जो सबसे पहले जो एक से चर राशियों वाले हैं उनको हम एक साथ लिख लेते हैं। 3 व्यंजक दिए गए हैं, 1, 2 और 3 व्यंजक। तो सबसे पहले जिनमें p है हम उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले है 11p, इसका 11p हो गया। अब दूसरे वाले में p का कोई नहीं है, तीसरे में है pa, तो धन का 6p हो जाएगा, ओके। फिर है 5q, तो यहाँ लिख लिया 5q। फिर ये आ रहा है धन का 3q और फिर क्या लास्ट वाले में ये है धन का 4q। अब इसमें क्या आ रहा है, ये बचा है ऋण 12r, तो ऋण 12r। अब r वाला किसी में कुछ नहीं है तो इसको अकेला रहने दीजिए। इसमें धन के हैं 4pq और सबसे लास्ट वाले में है ऋण के 16pq, ओके। बस अब इनके लिए हमें जोड़ देना है और मिलके हो जाएगा पूरा एक व्यंजक, ठीक है। एक से जो आपको पता है कि इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनमें जो एक सा चर होता है वही आपस में जुड़ते हैं और घटते हैं। समान चर नहीं होता तो उनके बीच कोई भी कनेक्शन नहीं होता, उनको हम सीधा सीधा लिखते हैं। 11p और 6p को आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 17p हो जाएगा। 5q धन 3q तो हो गया 8 और 4 12, तो ये आ गया 12q, वो भी किसका आया, धन का। ऋण 12r, ये जहाँ का था लिखेंगे, कोई साथ में था ही नहीं इसके। लास्ट में ये 16pq में से 4pq घट जाएंगे तो ऋण का 12pq। हमारा समीकरण बन गया, व्यंजक बन गया 17p धन 12q ऋण 12r ऋण 12pq। अब ये देख लीजिए 17p किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। 17p धन 12q ऋण 12r ऋण 12pq, तो ये थर्ड हो गया राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीमीटर दूध ऊपर उठ जाता है, मतलब कि कोई गिलास है, इसमें आप कितना डाल रहे हैं, एक चीनी का टुकड़ा डाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इसकी किनारे कितनी है, 3 सेंटीमीटर किनारे वाला है, ठीक है। तो ये दूध मान लीजिए यहाँ पर है, इतना है, तो कितना ऊपर उठ जाता है, 2 मिलीमीटर ऊपर उठ जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, ओके। आप कह रहे हैं कि 6 मिलीमीटर दूध ऊपर उठाने के लिए कितने चीनी टुकड़ों की आवश्यकता होगी, तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं 2 मिलीमीटर एक चीनी के टुकड़े में उठ रहा है, तो 4 मिलीमीटर के लिए कितनी, 2 चीनी के टुकड़े चाहिए पड़ेंगे, और जब 6 मिलीमीटर बढ़ाना है तो कितने चीनी के टुकड़े चाहिए पड़ेंगे, 3, तो हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। यदि मछलियों के एक समूह में का वजन कितना है, 3 किलोग्राम है, ओके। फिर समूह की प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या आपसे पूछ रहे हैं कि कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है किलोग्राम में और यहाँ दिया गया है वजन कितने में, ग्राम में। तो सबसे पहले आपको किलोग्राम को बदल लेना है ग्राम में, तो 3 किलोग्राम मतलब कि कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम। और एक का वजन दिया गया है 150 ग्राम, तो यहाँ पर आप काट देंगे 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20, मतलब कि समूह में मछलियों की संख्या कितनी है, 20 है। अगला प्रश्न है 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार डिस्क की परिधि
क्या होगी, त्रिज्या दी गई है। परिधि पूछ रहे हैं तो परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ रख देंगे 2 और पाई का मान कितना होता है 22/7 और हमें r दिया गया है 21। तो ये हो जाएगा 21, 7 एकम 7, 7 3 21, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 132। तो 132 सेंटीमीटर फर्स्ट हो गया राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में बचते हैं कितने रुपए, 750 रुपए शेष बचते हैं। तो ज्ञात कीजिए मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। अब देखिए कितने रुपए बच रहे हैं, 75% खर्च कर दे रही है, उसके बाद कितने बच रहे हैं, 750 रुपए बच रहे हैं। तो ये 750 कितना प्रतिशत बचा, ये बचा 25%, क्योंकि 75 तो उसने खर्च कर दिया। अब कितना बचा, 25% बचा। तो जो मूलधन राशि है उसका 25% कितना है, 750। तो मूलधन राशि हमने मान ली क्या है, x है। तो x का 25% कितना हो गया, 750। अब यहाँ पर आप काट दीजिए, 25 एकम 25 चौके 100, 25 का 4 का हम गुणा कर देंगे 750 में, तो ये आ जाएगा 3000 रुपए। तो आंसर हो गया 3000 रुपए, फोर्थ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमल को एक मोटरसाइकिल की जरूरत है, मोटरसाइकिल की कीमत कितनी है, 92,750 रुपए है और उसके पास केवल कितने हैं, उसके पास है केवल 87,150 रुपए। तो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कितने रुपए की जरूरत होगी, सीधा सीधा सा प्रश्न है, आपको घटा देना है। 52,750 में से आपको घटाना है 87,150 रुपए, घट जाएंगे, शून्य शून्य यहाँ आएगा 6, 52 में से 87 गए तो आ गया 5। तो 5600 रुपए की और जरूरत होगी। तो थर्ड हो गया यहाँ पर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक छात्र प्रातः कितने बजे उठता है, 9:40 बजे अपने विद्यालय को जाता है और शाम 4:15 बजे घर वापस आता है। यदि आने जाने में समय कितना लगता है, आधा घंटा लगता है। तो विद्यालय में उसके द्वारा बताया गया समय है वो आपके लिए बताना है कि कितना समय उसने विद्यालय में बिताया है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो विद्यालय में समय बताया, कितना बताया उसने, आधा घंटा, मतलब आने जाने का जो समय है वो आधा घंटा लगा। ओके, तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, वो आधा घंटा बढ़ा दीजिए आगे, ताकि तो यहाँ आधा घंटा बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 10। देखो 9:40 में अगर आप आधा घंटा जोड़ दे रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 से लेके आप 4:15 तक काउंट कीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 घंटे 5 मिनट, 6 घंटे 5 मिनट हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद आता है एक 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक सैकड़े के अंक के 3 गुना है और इस प्रकार से और भी दिया गया है। तो चलिए हम हल करते हैं। 3 अंकों वाली संख्या है, दहाई का अंक सैकड़े के अंक का कितना है, 3 गुना है। दहाई का अंक मान लीजिए हम कोई संख्या है, कौन सी है वो, x y z है, ठीक है। अब इसको प्रश्न के अनुसार करेंगे। दहाई का अंक y, ओके, दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है। सैकड़े का अंक क्या है, x है, तो सैकड़े के अंक का 3 गुना है, मतलब कि क्या आ गया 3x। फिर कह रहे हैं कि इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है। अब इकाई का अंक कह रहे हैं, इकाई का अंक क्या है z, और सैकड़े के अंक क्या है, x का कितना है 4 गुना है, ठीक है। इसके अलावा सभी अंकों का योग कितना दिया गया है, 16 दिया गया है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको आप यहीं से सीधा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ आपको समझ में आ रहा है कि सबसे छोटा क्या है, इकाई है, सबसे छोटा सैकड़े की संख्या है। अब इनमें देखिए सैकड़े की संख्या सिर्फ इन 2 संख्या में छोटी है, बाकी ये 2 तो कट हो जाएंगे। यहाँ सैकड़े की संख्या बड़ी दी गई है। तो देखेंगे सैकड़ी संख्या के बाद दहाई का अंक 3 गुना बता रहे हैं, तो 3 गुना तो बस इसी में है, और इकाई का अंक 4 गुना है सैकड़े के अंक से, तो 6 और 8 आप सीधा सीधा भी लगा सकते हैं। और इस प्रकार अगर यदि आपको नहीं लगाना तो आप इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहे हैं, इन सभी अंकों का योग कितना है, 16 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x धन y धन z बराबर कितना है, 16 है। ओके, 16 कर दिया। अब यहाँ पर आपको पूरों को x के पद में कर देना है, तो x धन, यहाँ से 3 का पक्षांतर हो जाएगा तो ये आ जाएगा, y बराबर आप लिख सकते हैं 3x। y बराबर कितना लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। तो यहाँ y की जगह आप क्या लिख देंगे, 3x धन z के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं, z के स्थान पर लिख सकते हैं 4x। तो ये आ जाएगा 4x बराबर 16। अब इन सबको हम जोड़ देंगे
तो 4 3 7 और 1 8, 8x बराबर 16, मतलब कि x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अगर x बराबर 2 है तो y बराबर 6 और z बराबर कितना आ जाएगा 8। तो बस जमा दे दीजिए 2 6 8, तो ये आ गया फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप इतना सब कुछ करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए, वरना आप सिर्फ इतना ही जमाएंगे और ऑप्शन से आपका बिल्कुल 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण दिए गए हैं कि असीमित कई हल होते हैं। देखिए असीमित कई हल होते हैं तो उसकी शर्त होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये होती है असीमित जब अनेक हल हो उसकी शर्त होती है। तो यहाँ पर हम यही शर्त लगाएंगे। चलिए a1/a2 तो क्या आ जाएगा k/21 और b1/b2 मतलब कि 3/k/2 बराबर c1/c2। तो यहाँ पर c1 है 26 और c2 ये देखिए लिखा है 71/k। बस अब हमें किन्हीं दो को ले लेना है और हल कर देना है। पर एक बात ध्यान रखिए कि k वर्ग में देखो, अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ देखिए k का गुणा k से होगा तो क्या आ जाएगा वर्ग आ जाएगा। वर्ग आएगा तो हमें तोड़ना पड़ेगा और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा हम जो आ रहा है उसको लेकर करें तो ज़्यादा आसानी होगी। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो k वर्ग में नहीं जाएगा और बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अभी इसको हटा दीजिए, इन दो का गुणा कीजिए। 71 में हम करेंगे, सॉरी यहाँ से करते हैं 26 का हम k में गुणा किया तो ये कितना आ गया 26k धन 26 का 2 में गुणा किया तो आ गया 52 बराबर कितना हो जाएगा 71 का 3 में गुणा किया 213 धन 3 के। आप के वाले को एक तरफ कर लेंगे 26 के और ये 3 के इस तरफ आएगा तो घट जाएगा 26 में से, तो ये आ जाएगा 23 के बराबर। यहाँ 213 में से हम 52 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 161। यहाँ पर आप डिवाइड कर देते हैं, 23 का भाग देते हैं 161 में तो ये जाता है 7 बार, तो k का मान आ जाता है 7। तो ये हो जाएगा सेकंड राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संख्या दी गई है और उसका हमें क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए एक भाग विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार के वर्गमूल आप भाग विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। और हम आपको बता दें ट्रिक भी बताई गई है, हमने वीडियो बताई है 1000 तक के आप वर्गमूल ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिए वर्गमूल ज्ञात करने की ट्रिक से। ओके, अब यहाँ पर आपको बिल्कुल 1 सेकंड में बता देना है कि देखिए जब भी किसी संख्या का वर्ग करें तो उसमें इकाई का अंक कितना, देखो अगर वर्ग में इकाई का अंक आ रहा है 1 तो उसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। जैसे 1 का वर्ग आप करते हो तो 1 आता है और 9 का वर्ग करते हो तो 81 आता है, तो इस प्रकार इसमें इकाई का अंक 1 आता है। तो दी गई संख्या में इकाई का अंक 1 है तो इसका जो वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इस प्रकार की सिर्फ 2 संख्याएं, एक तो पहली और एक तीसरी, तो इन 2 ऑप्शन को तो आप बिल्कुल हटा दीजिए। ओके, अब क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं, 3 6 और 2 8 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याओं का वर्ग हो भी सकता है यार। चलिए तो यहाँ पर हम भाग विधि से इसको निकाल के देख लेते हैं। ओके, हमें पूरी नहीं निकालना है, सिर्फ शुरू के 2-3 अक्षर संख्याओं की निकाल देना है। सिर्फ हम 32 34 बस इतना सा लेंगे, क्योंकि हम पूरा सवाल हल करते थोड़ी ना बैठे रहेंगे एग्जाम में, है ना। तो यहाँ पर चलिए भाग विधि से शुरू करते हैं। तो 5, यहाँ भी 5 तो आ जाएगा 5 25। शुरुआत किससे हो रही, 5 से हो रही, क्योंकि 2-2 के समूह बनाए। शुरुआत में 32 फिर 34, यहाँ हो जाएगा 5 10, फिर दूसरी बार जाएगा, यहाँ कितना बचा 7, फिर उतारा 4। अब कितनी बार जा रहा है, अब जा रहा है अपना 6 बार, तो यहाँ आ गया 6, तो ये जा रहा है 636। अब देखिए हम शुरुआत में देख रहे हैं कि जब हम शुरू से वर्गमूल निकालेंगे तो जो सबसे पहले अंक आएगा ये आएगा 5, जबकि इस तीसरी संख्या में इकाई सबसे पहला अंक क्या आ रहा है 1 आ रहा, तो इसको भी हम हटा देंगे। 2 ऑप्शन पहले से हट गए थे, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों अगर आप इसका पूरा वर्गमूल निकालने बैठेंगे तो आपको 5 मिनट का समय लग जाएगा, और एग्जाम में इतना समय नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट बर्बाद कर दें। इस प्रकार के प्रश्न आपको थोड़ा दिमाग से बस लगा देना है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एकदम एग्जैक्टली नहीं पूछे जाते कि आप बिल्कुल उनको निकालते ही बैठे रहें। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप उनको फिर लास्ट में जाके क्लियर कर लीजिए।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है। अब देखिए जो 343 है ये तो कितने का होता है पूर्ण घन, 7 का होता है। और यहाँ आप देखेंगे 27,000, 80,000 और 64,000, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है 27 होता है कितने का घन, 3 का, तो 27,000 घन हो जाएगा कितने का, 30 का। अब यहाँ पर 8 होता है 2 का घन, तो 20 का घन कितना हो जाएगा, 20 का घन होगा 8,000, जबकि यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 80,000। 80,000 किसी भी संख्या का घन नहीं होता, इसमें 4 शून्य आ रहे हैं। जब भी कोई दहाई वाली संख्या का घन निकालेंगे तो कितने शून्य आएंगे, 3 शून्य आएंगे। फिर सैकड़े वाले का निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा शून्य आ जाएंगे, 2 के आप 2 मतलब 6 शून्य आ जाएंगे, ठीक है, उसके घन में। पर यहाँ पर 4 शून्य, अब 4 शून्य है तो ये किसी का घन नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप 8 भी है आगे, ठीक है, 8 होता है 2 का घन, तो ये हो जाएगा थर्ड राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संख्या को मानक रूप में लिखना है और संख्या ज्ञात करनी है और फिर उसको मानक रूप में लिखना है। यहाँ आप देखेंगे 7 गुणे 10 के ऊपर 4 की घात, 10 के ऊपर 4 की घात मतलब कि 4 शून्य आ जाएंगे, इसको लिख लीजिए, कितना हो जाएगा 70,000। ओके, फिर आएगा 6 गुणे 10 के ऊपर 3 की घात, तो 6 गुणे 3 शून्य आएंगे। फिर 5 गुणे 10 के ऊपर 3 की घात, फिर इसी प्रकार 40, और सबसे लास्ट में ये क्या आ गया, 5 आ गया, और ये आ गया 3। देखो यहाँ पर 10 के ऊपर शून्य की घात है, और 10 के ऊपर शून्य की घात का मान आप सभी को पता है कितना होता है, 1 होता है। चलिए यहाँ पर इन सबको प्लस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 4, 0, 11 और ये 8, तो यह आ गया 81। यहाँ लिख के बता देती हूँ, 81,048, 81,048 ये आ गया आंसर। ओके, इनका योग आ गया। अब इसको क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप कहलाता है कि दशमलव के बाईं तरफ सिर्फ एक संख्या होनी चाहिए और बाकी 10 की घात के रूप में हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ लगा देंगे हम एक दशमलव। ओके, 8 और 1 के बीच हमारा एक दशमलव लग जाएगा। यहाँ 8 और 1 के बीच एक दशमलव लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, अब इसके बाद कितने अंक बचे हमारे, देखो 1 2 3 4 अंक बचे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, गुणे 10 के ऊपर 4 की घात। कितनी भी बड़ी संख्या हो मानक रूप में हमेशा दशमलव के बाईं तरफ, मतलब कि इस तरफ बाईं तरफ सिर्फ एक अंक होगा और बाकी सारे अंक दशमलव की दूसरी तरफ जाएंगे, और जितने अंक दशमलव के दाईं तरफ जाते हैं उनको हम गुणा 10 के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। यहाँ 4 अंक थे इसलिए हमने 10 के ऊपर 4 की घात लगा दी। आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इस प्रकार मानक रूप के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, 4 के ऊपर 2x की घात लगी हुई है और बराबर में लिखा है 1/128। तो 4 के ऊपर 2x की घात है, 4 को हम 2 की घात के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 2 की घात, और इन सब के ऊपर लगी है 2x की घात। इसी प्रकार 1/28 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/28 को हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 7 की घात। कैसे लिखा है, 2 के ऊपर 7 की घात होती है, किसी को याद भी होगा, याद नहीं है तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और ये निकल के आ जाएगा 2 के ऊपर 7 की घात। अब यहाँ देखिए घात के ऊपर घात है तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 4x की घात, और ये बराबर हो गया 2 के ऊपर ऋण 7 की घात। ये नीचे था अंश में, हर में था, इसको अंश में लाए तो जो घात है उसका व्युत्क्रम लिखना पड़ता है, तो ये हो गया ऋण 7 की घात। ठीक है, उसका अब देखिए यहाँ पर आधार समान है तो घातें भी समान होंगी, तो ये 4x बराबर कितना हो गया, 4x बराबर हो गया ऋण 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा ऋण 7/4, ऋण 7/4 फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि दिया गया है यदि ऋण a/b गुणित c/d बराबर 1 हो तो c/d बराबर क्या होगा। अब हमको सीधा सीधा पता है, अगर c देखिए इस प्रकार से समीकरण लिखा हुआ है, अब इसको अगर पक्षांतर करते हैं c/d बराबर क्या आ जाएगा, 1 गुणा b/ऋण a आएगा कि नहीं, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ऋण b/a। ठीक है, अब यही ये पूछ रहे हैं कि क्या आएगा, c/d के बराबर में आप इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले कह रहे हैं कि ऋण a/b की गुणात्मक
पहचान, गुणात्मक पहचान आएगी, ऋण ए बटे बी की नहीं आएगी, क्योंकि अब यहाँ पर ए बटे बी से मतलब नहीं है, क्योंकि इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर कह रहे हैं बी बटे ए, तो बी बटे नहीं आएगा, ऋण बी बटे ए आएगा, तो ये भी गलत है। फिर कह रहे हैं ऋण ए बटे बी का व्युत्क्रम, तो जी हाँ यही ऑप्शन आंसर सही होगा, ऋण ए बटे बी का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है कि अंश हर में पहुंच जाता है और हर अंश में पहुंच जाता है, वही यहाँ पर हो रहा है, ऋण भी लगा हुआ है और बी बटे ए हो गया। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।